अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान की जंग का असर सिर्फ पेट्रोल, डीजल और एलपीजी तक सीमित है, तो यकीन मानिए आप गलत हैं। इसका असली असर तो अब दिखना शुरू होगा और इसकी चपेट में आ सकता है हमारा और आपका फूड सिस्टम, यानी हमारा खाना। ये कोई अनुमान नहीं है, इसके शुरुआती संकेत अभी से दिखने लगे हैं। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से शिपिंग पर असर पड़ा है। यही वो रास्ता है जहां से होकर फर्टिलाइजर, ऑयल और केमिकल्स पूरी दुनिया में पहुंचता है। और जब ये रूट प्रभावित होता है तो सिर्फ तेल ही नहीं, खेती की सप्लाई चेन भी प्रभावित होती है। भारत की स्थिति देखें तो देश के कई यूरिया प्लांट अपनी क्षमता से कम पर चल रहे हैं और कुछ प्लांट के बंद होने की भी खबर है। नमस्कार, न्यूज पोर्टली के साप्ताहिक एग्री बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी पिछले हफ्ते की अहम कृषि खबरें, आने वाले सप्ताह के बाजार भाव और मौसम से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। अब खबरें विस्तार से देखते हैं। गैस सप्लाई कट हो रही है, एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट प्रभावित हो रहे हैं, मतलब घरेलू प्रोडक्शन भी सुरक्षित नहीं है। अब बेसिक समझिए, फर्टिलाइजर और ऑयल गैस अलग चीज़ें नहीं हैं। नेचुरल गैस से अमोनिया बनता है, अमोनिया से यूरिया बनता है, यानी गैस रुकी तो यूरिया रुकेगा और यूरिया रुका तो फसल पर भी असर पड़ेगा। दुनिया की करीब आधी आबादी इस सिस्टम पर निर्भर है। अब एक और बेहद ज़रूरी केमिकल की बात करते हैं जिसका नाम है सल्फर। इस पर अभी बहुत कम चर्चा हो रही है। सल्फर क्रूड ऑयल रिफाइनिंग का बाई प्रोडक्ट है। जब रिफाइनरी बंद होती है तो सल्फर का प्रोडक्शन भी गिरता है और ये सल्फर इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर में, फार्मा में, केमिकल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। मतलब यह सिर्फ खेती नहीं, पूरी इंडस्ट्री पर असर डालता है। सल्फर सिर्फ खाद नहीं, दवाइयों के लिए भी बेहद अनिवार्य है। भारत दुनिया की फार्मेसी है, लेकिन अगर सल्फर और बेसिक केमिकल्स की सप्लाई बाधित होती है तो पैरासीटामॉल से लेकर एंटीबायोटिक्स तक की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बात करें तो करीब 49% यूरिया, 27% अमोनिया, 24% फास्फेट फर्टिलाइजर और लगभग 47% सल्फर इसी रूट से होकर गुजरता है। अगर ये सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रही तो इसका असर सीधे खेती और इंडस्ट्री पे पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप कई चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत की एक और कमजोरी है, हम फर्टिलाइजर में काफ़ी हद तक इंपोर्ट पर निर्भर हैं। डीएपी का करीब 60% हिस्सा इंपोर्ट होता है, पोटास लगभग पूरी तरह इंपोर्ट होता है और यूरिया भले ही देश में बनता हो लेकिन उसके लिए गैस बाहर से आती है, यानी सप्लाई चेन बाहर से ही कंट्रोल होती है। बात अगर मौजूदा स्थिति की करें तो सरकार के पास स्टॉक है, तुरंत संकट नहीं है, लेकिन असली टेस्ट होगा मई और जून में, जब खरीफ की बुआई शुरू होगी। अगर उस समय खाद की कमी हुई तो फसल प्रभावित हो सकती है। इसका सीधा असर क्या होगा? पैदावार कम हो सकती है, मार्केट सप्लाई में रुकावट आ सकती है और इनपुट कॉस्ट बढ़ सकता है। और जब ऐसा होगा तो हमारी आपकी थाली महंगी हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के एफएओ का फूड प्राइस इंडेक्स पहले भी दिखा चुका है कि जब फर्टिलाइजर महंगा होता है तो 3 से 6 महीने बाद खाने की कीमतों में तेजी आ जाती है। किसान के नज़रिए से देखें तो खाद महंगा होगा तो इस्तेमाल कम होगा, इससे पैदावार गिरेगी और अगर बाजार में दाम नहीं मिले तो नुकसान बढ़ेगा, यानी किसान पर डबल प्रेशर। सरकार के सामने भी चुनौती है, अगर इंपोर्ट महंगा होता है तो सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी। फर्टिलाइजर सब्सिडी पहले ही करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए है। ऐसे में अगर कीमतें और बढ़ती हैं तो ये बोझ और बढ़ सकता है। एक तरफ खाद महंगी होने से लागत बढ़ेगी तो दूसरी तरफ डीजल महंगा होने से सिंचाई और ट्रांसपोर्टेशन, यानी किसान की लागत 20 से 30% तक बढ़ सकती है, जिसका बोझ अंततः उपभोक्ता की थाली पर नजर आएगा। यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने भी चेतावनी दी है कि यह स्थिति एनर्जी के साथ साथ फूड सिस्टम को भी प्रभावित कर सकती है। पहले भी ऐसा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान फर्टिलाइजर की कीमतें तेजी से बढ़ी थी। कई देशों में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल घटा था और फसलें प्रभावित हुई थी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि फर्टिलाइजर का असर तुरंत नहीं दिखता। आज कमी होती है तो असर 4 से 6 महीने बाद दिखेगा। तब तक कीमतें बढ़ चुकी होती हैं और स्थिति लगभग हाथ से निकल चुकी होती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि किसानों की कुल लागत में 30% तक हिस्सा सिर्फ फर्टिलाइजर का होता है। मतलब ये लड़ाई अगर लंबी चली तो सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ेगी, सप्लाई
सप्लाई चेन पर दबाव आएगा, कुछ जगहों पर शॉर्टेज हो सकता है और ग्लोबल लेवल पर फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ सकता है। सीधी बात यह है कि तेल महंगा होता है तो तुरंत दिखता है, लेकिन अगर खाना महंगा होता है तो उसका असर देर से दिखता है और अभी जो हो रहा है उसका असर आने वाले महीनों में दिखेगा। महंगा लॉजिस्टिक और गैस की कमी कोल्ड स्टोरेज चेन को प्रभावित करती है। अगर कोल्ड स्टोरेज महंगे हुए तो फल और सब्जियां सड़ने का डर बढ़ेगा, जिससे बाजार में कृत्रिम कमी पैदा हो सकती है। मिडिल ईस्ट में गिरती मिसाइलें सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं गिरा रही हैं, बल्कि ग्लोबल फूड सप्लाई चेन की रीढ़ भी तोड़ रही हैं। अगर तेल अर्थव्यवस्था का खून है तो गैस और खाद्य दुनिया की रोटी है और इस समय रोटी पर गहरा संकट दिख रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तनाव और लड़ाई की खबरों के बीच मौसम किसानों के लिए एक बार फिर खलनायक की भूमिका निभा रहा है। इस सप्ताह में कई दिन, खासकर 19 और 20 मार्च को देश के कई हिस्सों में बारिश हुई। वैसे तो इस बारिश से गेहूं किसानों को कहीं कहीं फायदा भी हुआ है, लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे तरबूज, संतरा, केला, आम के साथ साथ नींबू और प्याज की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य कृषि विभाग के मुताबिक पिछले 4 दिनों में करीब 1439 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश से सबसे ज़्यादा असर हरा चना, गेहूं, ज्वार और फलों की फसलों पर पड़ा है। आम, अंगूर और केले जैसी बागवानी फसलें भी प्रभावित हुई हैं। सबसे अधिक नुकसान धाराशिव जिले में दर्ज किया गया है, जहां लगभग 1014 हेक्टेयर फसल खराब हुई है। इसके अलावा सोलापुर, नांदेड़, यवतमाल, लातूर, नागपुर, चंद्रपुर और कोल्हापुर जिलों में भी नुकसान की खबर है। वहीं नासिक जिले में करीब 248 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल प्रभावित हुई है, जिससे 500 से ज़्यादा किसान प्रभावित हुए हैं। यहाँ प्याज, अंगूर, गेहूं, सब्जियां और मक्का की फसलों को नुकसान पहुंचा है। राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरने ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नुकसान का आकलन तेजी से किया जाए, ताकि किसानों को जल्द से जल्द राहत दी जा सके। लगे हाथ मौसम अपडेट भी दे देते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अगले सप्ताह बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां धीरे धीरे कम होंगी। हालांकि 22 मार्च के आसपास नया पश्चिमी विक्षोभ असर डाल सकता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 21 मार्च से मौसम साफ होने लगेगा और तापमान बढ़ेगा। इसके बाद मध्य भारत में अगले 2-3 दिनों तक मौसम खराब रहने के बाद स्थिति सामान्य होगी। इसके अलावा दक्षिण भारत की बात करें तो 23 मार्च तक रुक रुक कर कई जगह बारिश हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें और तिरपाल से ढकें। खेतों में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था बनाएं, ताकि खेतों में पानी जमा न हो सके। अगली खबर भी किसानों की परेशानी से ही जुड़ी हुई है। आलू के सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में आलू किसानों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। हमने अपनी पिछली कई रिपोर्ट में बताया था कि कैसे आलू किसान सही रेट न मिलने की वजह से परेशान हैं, लेकिन अब किसान अपना आलू कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए परेशान हो रहे हैं। हमने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी की है, जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें अपने खेत और मंडी में 4 से 5 रुपए प्रति किलो का भाव मिल रहा है। ऐसे में उन्हें लगा कि अगर वे अपना आलू कोल्ड स्टोरेज रख देंगे तो जब दाम बढ़ेगा तो उसे निकाल कर थोड़ा मुनाफा कमा लेंगे। लेकिन कोल्ड स्टोरेज के लिए भी मारामारी कम नहीं है। हमने कई किसानों से बात की, जिन्होंने बताया कि उन्हें 2 से 3 दिनों तक इंतजार करना पड़ा अपना आलू कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के केला किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुड़ी पड़वा के मौके पर जलगांव में केला उगाने वाले किसानों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस बीच उन्होंने जिले में बनाना क्लस्टर बनाने का भी जिक्र किया। उन्होंने किसानों को गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं दी और कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से काम कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जलगांव में लंबे समय से प्रस्तावित बनाना क्लस्टर परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है और इसे 200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। और अंत में बाजार और किसानों की काम की खबर देखते हैं। महाराष्ट्र के लासलगांव एपीएमसी समेत अन्य कृषि उपज मंडियों में मार्च अप्रैल के बीच तैयार होने वाले ताज़ा गर्मी यानी समर के प्याज की आवक शुरू हो गई है। समर प्याज खरीफ और लेट खरीफ फसल से अलग होते हैं, क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ 6 महीने से अधिक होती है। यही वजह है कि इसकी सप्लाई अगले खरीफ सीजन यानी अक्टूबर के मध्य तक जारी रह सकती है। फिलहाल समर प्याज का भाव करीब 1320 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि खरीफ प्याज का औसत थोक भाव करीब 900 रुपये प्रति क्विंटल रह गया है, जो पिछले महीने 1500 रुपये प्रति क्विंटल था। किसानों का कहना है कि मौजूदा कीमतें उनकी लागत से काफ़ी कम है। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष
भरत दिघोले के मुताबिक प्याज उत्पादन की लागत करीब 1800 रुपये प्रति क्विंटल आती है। इससे कम कीमत मिलने पर किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने में लेट खरीफ प्याज के थोक भाव में लगभग 40% गिरावट आई है। 19 मार्च को देश की राजधानी नई दिल्ली के रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में किसान जुटे। किसान नेताओं ने मंच से साफ कहा कि यह पंचायत किसी नई मांग को लेकर नहीं, बल्कि पहले किए गए वादों की याद दिलाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। पंचायत के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री कार्यालय में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में देश भर के गाँवों से खेती किसानी से जुड़ी मांगों पर पारित प्रस्तावों की प्रतियां शामिल थीं। किसान संगठनों ने एमएसपी को कानूनी मान्यता देने की अपनी मांग दोहराई, तो वहीं उन्होंने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को रद्द करने की भी मांग की। इस सप्ताह के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आगे बढ़ाएं, और अगर आपके आसपास खेती किसानी से जुड़ी कोई खबरें हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।